नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। इकोनॉमी को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल की एक के बाद एक 3 अहम बैठक। कोरोना के असर पर हुई चर्चा, विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने का हुआ फैसला। डिफेंस, माइंस और कोल सेक्टर में लिए जल्द होंगे बड़े ऐलान। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 1993 मरीज मिले। 24 घंटे में कुल 73 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 35,000 के पार। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10,500। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किए गए पहले मरीज की हुई मौत। गुजरात में 4400 तो दिल्ली में 3500 लोगों को हुआ कोरोना। शुरू हुई मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से झारखंड के लिए 24 कोच वाली स्पेशल ट्रेन रवाना। घर वापसी के लिए राज्य सरकारों ने जारी किए निर्देश। राज्यों ने नियुक्त किए नोडल ऑफिसर। चौथी तिमाही में आरआईएल के रिटेल और जियो के नतीजे रहे शानदार। $8.9 की जीआरएम भी अनुमान से बेहतर। चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले, कंज्यूमर बिजनेस में दिखी मजबूत ग्रोथ। नतीजों के साथ ही आरआईएल ने किया भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू का ऐलान। ₹1257 प्रति शेयर के भाव पर राइट्स इशू को मिली बोर्ड की मंजूरी। 15 शेयर पर एक राइट्स इशू होगा जारी। कंपनी की कर्ज मुक्त होने की तैयारी। ऑटो कंपनियों पर पड़ी कोरोना की मार। अप्रैल में मारुति M&M की नहीं हुई बिक्री। लॉकडाउन के चलते एक भी प्लांट में नहीं हुआ काम। हालांकि एक्सपोर्ट के जरिए मारुति ने अब बेची 632 कार। M&M ने 733 कार एक्सपोर्ट की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में जियो और रिटेल में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। रिलायंस के नतीजों पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीरज, ये बताएं हमें नतीजों का आकलन आपने कैसे किया है, कैसे रहे नतीजे? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही में एक बार फिर से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। बाजार को जितना अनुमान था लगभग उसी हिसाब से उन्होंने पेश किए हैं। बावजूद इसके कि बहुत जगहों पे लॉकडाउन और शटडाउन और ग्लोबल ऑयल मार्केट में काफी टर्मोइल आपने देखा, उसके बावजूद नंबर अच्छे थे। एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 10,813 करोड़ का आया है, जो हमारा अनुमान था 10,721 करोड़ का, उससे स्लाइटली बेटर आप कह सकते हैं एडजस्टेड फिगर। रेवेन्यू 1,36,000 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 1,47,000 करोड़ था। यानी वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका असर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुमान के मुताबिक ये नतीजे रहे हैं। पेटकेम का रेवेन्यू अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 32,000 करोड़ रहा है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे अनुमान के लगभग बराबर बैठता है। और उसका जो एबिट मार्जिन है वो 7.8% है, ये भी ठीक ठाक कह सकते हैं आप। जीआरएम, जिसकी हमको बड़ी चिंता थी कि कहीं कमजोर ना हो जाए, लेकिन जीआरएम यहाँ पे काफी बेहतर आया है। $8.9 पर बैरल का जीआरएम आया है, जो कि पिछली तिमाही से बहुत मामूली सा कम है। जबकि अनुमान बाजार का था कि शायद 7.8 आएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आया, तो उसके उम्मीद से बेहतर आया है। जियो पे नजर डालें, क्योंकि सबकी नजर लगी हुई थी कि जियो के नतीजे कैसे आते हैं, और जियो ने सरप्राइज किया है। 2331 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, जबकि बाजार का अनुमान था कि 1840 करोड़ आएंगे, लेकिन उससे कहीं बढ़ के नंबर यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू 14,835 करोड़ यहाँ पे आया है, हमारे अनुमान के लगभग बराबर है। और जो शुद्ध मुनाफा है, अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो 1350 करोड़ से बढ़ के 2331 करोड़ आया है। ये नंबर वाकई बहुत ही सरप्राइज है। 130 रुपए 60 पैसे का आरपू आया है, हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम है, हमें 134 के आसपास लग रहा था, लेकिन 130-60 भी लगभग उसके बराबर है। और पिछली तिमाही में टैरिफ हाइक हुई थी, और शटडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जगहों पे डेटा कंजम्पशन बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिला है। और रिटेल सेगमेंट में भी आप देखेंगे फुटफॉल बढ़ा है, अपना एरिया इन्होंने बढ़ाया है। मार्जिन में 1 से 1.5% का इंप्रूवमेंट रिटेल बिजनेस में देखने को मिला है, और जो इनका रेवेन्यू है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। तो जितने भी सेगमेंट थे सारे एक तरीके से बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट कंडीशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि नतीजे काफी अच्छे हैं। इसके अलावा ये बताएं हमें नीरज, क्योंकि भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू का ऐलान हुआ है, तो इसका फैसला जो लिया गया है, इसकी क्या बारीकियां हैं?
देखिए, रिटेल निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि राइट्स इश्यू को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंजूरी दे दी है। 53,125 करोड़ रुपए राइट्स इशू के जरिए जुटाए जाएंगे और इसका रेशियो रखा गया है कि अगर आपके पास 15 शेयर हैं रिलायंस के इस समय, तो आपको एक इसका राइट्स इशू के तहत शेयर मिलेगा और जो शेयर मिलेगा उसका प्राइस रखा गया है 1257 रुपए। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे का प्राइस है और आपको ये रकम अगर आप खरीदते हैं तो तुरंत पूरी रकम नहीं देनी है। शुरुआत में केवल 25% रकम आप देंगे और राइट्स इशू आप सब्सक्राइब कर पाएंगे और बाकी रकम धीरे धीरे करके आपको बाद में देनी है। इसमें प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए ये भी कोई नहीं कि कोई बड़ा है कोई अनसब्सक्राइब रह जाएगा, पूरी तरीके से ये सब्सक्राइब होगा। इसके साथ ही 6.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया गया है कंपनी की तरफ से निवेशकों को। जहां इस माहौल में कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही, तो आपकी कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है। तो रिटेल निवेशकों के लिए अच्छी खबर राइट्स इशू की है और वहीं साथ में ओवरऑल नतीजे आप देखेंगे तो बाजार की उम्मीद के लगभग मुताबिक आप कह सकते हैं यहाँ पे हैं। और जो पैसा ये जुटाया जा रहा है राइट्स इशू के जरिए या इससे पहले फेसबुक डील के जरिए, इस पैसे से जो कर्ज है कंपनी के ऊपर उसको चुकाने में खर्च किया जाएगा। शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त में रिलायंस ने शानदार रिस्पांस दिया है और मेरा मानना है कि दुनिया में मानवीय जीवन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। रिलायंस बिजनेस और मानवता दोनों में एक संतुलन बिठाकर चलता है। रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिटेल, जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर इस वक्त कोविड-19 का मुकाबला करने में देश का साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मुश्किल वक्त में भी RIL ने FY20 के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस एक शानदार पोर्टफोलियो और कॉस्ट मैनेजमेंट के दम पर हमारी ज्यादातर यूनिट्स अपनी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी सैलरी नहीं लेंगे। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, EC मेंबर और सीनियर लीडर्स अपनी सैलरी का 30 से 50% हिस्सा नहीं लेंगे। कंपनी के हाइड्रोकार्बन बिजनेस से जुड़े ऐसे सभी कर्मचारी जिनका वेतन 15 लाख रुपए तक है, उनके लिए किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है। हाइड्रोकार्बन बिजनेस से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है, उनके 10% की कटौती लागू होगी। इसके अलावा पहली तिमाही में दिया जाने वाला एनुअल परफॉर्मेंस बोनस भी फिलहाल नहीं दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को लिखी गई एक चिट्ठी में यह जानकारी दी गई है और चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग में आई भारी कमी के चलते कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर दबाव है और उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि मौजूदा वक्त में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी कैपेसिटी के करीब ही चल रही हैं। और यहां पर आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी हम दिए देते हैं। जो चैनल आप देख रहे हैं वो TV18 का हिस्सा है और TV18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की मार ऑटो सेक्टर पर बुरी तरह से पड़ी है। मारुति के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऑटो कंपनियों की किसी महीने में एक भी कार नहीं बिकी हो। जी हां, आपने सही सुना है। मारुति M&M ने आज अपने अप्रैल बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। दोनों कंपनियों के मुताबिक अप्रैल में घरेलू बाजार में बिक्री शून्य रही है। हालांकि अप्रैल में मारुति ने 632 और M&M ने 733 कार एक्सपोर्ट जरूर की है। कोरोना के चलते देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और इसके चलते ऑटो कंपनियों का प्लांट और शोरूम बंद है और इसी का असर हम देख रहे हैं ऑटो कंपनियों के बिक्री आंकड़ों पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ सरकार ने तत्काल राहत पैकेज तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने की भी तैयारी है। कल प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पे अलग अलग 3 बड़ी बैठकें की हैं। क्या कुछ निकल कर आया है इन बैठकों में से, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री के साथ जो कल बैठकें हुई हैं, ये बताएं उनमें से क्या खास बातें निकल कर आई हैं, किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया था? देखिए, मुझे लगता है कि इन बैठकों का मुख्य फोकस ये था कि कोरोना के इस दौर में जहां अब दुनिया भर के निवेशक या फिर कंपनियां
चीन का एक दूसरा विकल्प तलाश रही हैं, वैसे में इस दूसरे विकल्प के तौर पे भारत को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहली बैठक की, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री उस बैठक में शामिल थे और फोकस इस बात पर था कि घरेलू निवेशकों को तो लाइए, विदेशी निवेशकों को भी आप ज्यादा बढ़ाइए, इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान करिए, वहां पर विदेशी निवेशक को ज्यादा से ज्यादा लाइए और इसके लिए खास स्कीम जल्द से जल्द सरकार ला सकती है, उसका ऐलान हो सकता है। और इसमें एक और बात पर प्रधानमंत्री ने फोकस दिया, वो ये कि जो निवेशक आते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनको समयबद्ध तरीके से जरूरी मंजूरी मिल जाए, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अलग अलग सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण सेक्टर जिस पर प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटे तक बैठक की वो था माइंस और मिनरल्स को लेकर के। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर था कि हमें माइंस और मिनरल्स और खासतौर से कोल के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो लोग थर्मल कोल का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू कोल का इस्तेमाल करें, बाहर से इंपोर्ट ना करें। जो नीलामी की प्रक्रिया है उसको ज्यादा आकर्षक बनाया जाए और इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म लाया जाए। तीसरा जो बैठक हुई, वो तीसरी बैठक में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर पर फोकस था प्रधानमंत्री का। और डिफेंस और एरोस्पेस पर प्रधानमंत्री का साफ तौर से कहना था कि हमको ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि हमको इस मामले में एक्सपोर्ट भी ज्यादा बढ़ चढ़कर करना है। इसके लिए ऑफसेट पॉलिसी हो, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, इन सब में रिफॉर्म की वकालत की गई। तो मुझे लगता है कि बैठकें कुछ और सेक्टरों को लेकर चलेंगी और आखिर में आप देखेंगे कि एक सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ऐलान कर सकती है जिसमें हर सेक्टर में विदेशी निवेशक, घरेलू निवेशक को लॉन्ग टर्म में लाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसकी घोषणा, उसका लक्ष्य तय किया जा सकता है। कोरोना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देश के किसी राज्य में फंसे हैं और दूसरे राज्य में स्थित अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्यों ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं और किस तरह के इंतजाम हैं, तमाम डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं घर वापसी के लिए क्या गाइडलाइंस, क्या निर्देश जारी किए गए हैं? प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सभी राज्यों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों ने अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं वो तैयार किए हैं। सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र ने कंट्रोल रूम तैयार किए हैं और उस पर रणनीति तैयार की जा रही है कैसे मजदूरों की जो वापसी है वो की जाए। और सभी जो जिला कलेक्टर हैं उनको नोडल ऑफिसर के तौर पर तैनात किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नोडल ऑफिसर जो है अलग अलग राज्यों से बातचीत करके जो बेसिक सुविधाएं हैं उसका इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब जैसे जो राज्य हैं उन्होंने भी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है और वो दूसरे राज्यों से बातचीत कर रहे हैं मजदूरों की वापसी के लिए। इसके अलावा राजस्थान ने करीब 1400 से ज्यादा अलग से क्वारंटाइन सेंटर तैयार किए हैं ताकि मजदूर अगर वापस आए और उनको रखने की जरूरत पड़े तो उनको रखा जाए। दिल्ली ने जो उनके छात्र कोटा में फंसे हुए हैं उनकी वापसी की तैयारी शुरू कर दी है, बसों को रवाना कर दिया है। जहां तक मजदूर जो दिल्ली में फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी के लिए जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। मजदूरों के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर के जरिए हो, स्टेट हेल्पलाइन नंबर के जरिए हो, डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर के जरिए हो। रजिस्ट्रेशन होने से उनका जो नाम है वो लिस्ट में आ जाएगा और उनकी जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी, वो संभव हो पाएगा। जो मजदूर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो नोडल ऑफिसर को भी इस बात के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि नोडल ऑफिसर भी जो तमाम शेल्टर्स हैं वहां पर जाकर मजदूरों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों के लिए जानना भी जरूरी है कि जो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग है वो होना जरूरी है। अगर मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती है, अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि कब वो यात्रा करेंगे, कब उनको घर भेजा जाएगा, बसों की तैनाती कब होगी। तो उसके लिए जो नोडल ऑफिसर और जिला कलेक्टर है वो उसकी जानकारी देंगे कहां से बस पकड़ना है। हालांकि तमाम राज्य जो है वो केंद्र सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि मजदूरों की जो वापसी है वो आसानी से हो सके और जल्दी हो सके। और राइट, शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। और इस वक्त हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश में कोरोना की क्या है ताज़ा स्थिति, जुड़ेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 35,000 के पार अब पहुंच गई है और अब तक देश में कोरोना की वजह से 1147 लोगों की मौत हुई है। बात करें रिकवरी रेट की तो ये अब 25.14% पर पहुंच गया है। देश में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रयास भी तेजी से यहां पर किए जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित इलाकों को जोन में बांटने के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होने की उम्मीद भी यहां पर अब जग गई है। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ दीपाली नंदा हैं, आलोक प्रियदर्शी हैं, अहमदाबाद से मनीष देसाई है और विवेक गुप्ता भी जुड़ेंगे महाराष्ट्र के अपडेट के लिए। लेकिन चलिए यहाँ पे सबसे पहले आलोक, मैं आपके पास आने वाली हूँ क्योंकि ये बताएं हमें 3 मई के बाद इंडस्ट्रीज शुरू हो पाएंगी। जिन जोन्स को यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है उसके चलते हम इंडस्ट्री एक्टिविटी की शुरुआत होते हुए क्या देख सकेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में, उसके मुताबिक देखें तो देश भर में अभी सिर्फ 130 ही ऐसे जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि सिर्फ 130 जिले ही रेड जोन में हैं, लेकिन हम जो अभी तक जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक देखें तो पूरे देश भर में जिस तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसको शुरू कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर देखें तो देश के जितने भी 4 महानगर हैं, दिल्ली समेत चारों महानगर और बड़े शहर, ये सभी के सभी रेड जोन में हैं। और अगर शुरुआत हम करें मुंबई से, महाराष्ट्र में तो अगर देखें तो महाराष्ट्र में 14 जिले रेड जोन में है, जिसमें से मुंबई भी है और ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वो भी रेड जोन में है। यूपी में बात करें तो गाजियाबाद को छोड़कर बाकी जो 15 जिले हैं वो रेड जोन में हैं। लेकिन ये जो 15 जिले हैं उसमें ज्यादातर ऐसे जिले हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत जबरदस्त होती है, जैसे कि मुरादाबाद, मेरठ, आपको गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले हैं। तो ये सारे जिले अभी भी रेड जोन में हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात के जो मेजर जिले हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, साणंद, आनंद, ये तमाम जगहों पर रेड जोन लगा हुआ है। इसी तरह से चेन्नई, वेस्ट बंगाल भी ऐसे जगह हैं जहां पर ये रेड जोन में है। लेकिन जहां से उम्मीद बन रही है वो है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के जिले। यहां पर अभी भी ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन में इलाके हैं ज्यादातर, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं यहां पर। लेकिन एक समस्या ये भी है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू करने के लिए लेबर्स की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और अभी इस वक्त ये सब आपूर्ति होना और माइग्रेंट लेबर जो कि अपने घर जा चुके हैं उनको वापस एकदम तत्काल बुला लेना थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन यहां पर उम्मीद बनती है कि इन जगहों पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज फिर से शुरू हो सकती है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दीपाली की ओर रुख करते हैं। दीपाली, ये बताएं अब स्थिति क्या है पूरे देश में? कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या जो है कितनी पहुंच गई है? हालांकि रिकवरी रेट हमने देखा है कि 25% के पार अब जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन साथ ही मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। बिल्कुल कविता, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। 1900 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,043 तक पहुंच गई है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, सबसे पहले अगर मैं वो नंबर बताऊं कि ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना को मात दी है, तो 8,888 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। ऐसे में रिकवरी रेट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 25.19% जो रिकवरी रेट है वो दर्ज हुआ है। वहीं अगर हम डबलिंग डेज की बात करें तो लॉकडाउन से पहले जो डबलिंग डेज का रेशियो था वो 3 से 4 दिन का था, लेकिन अब इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ये बढ़कर 11 दिन तक हो गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 3515 मामले यहां पर कुल कोरोना के हो चुके हैं। एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है ये कि जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं और वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। पहले सरकार की स्ट्रैटेजी ये थी कि जहां पर जो ऐसे मरीज पाए जा रहे हैं उनकी विसिनिटी के आसपास 3-4 घरों का टेस्ट किया जाए, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अलग अलग राज्य सरकारें अब स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाया जाए, तो दिल्ली सरकार और पुलिस मिलकर भी SOP
तैयार कर रही है। अगले 1 से 2 दिनों में जितने भी दिल्ली में फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उन्हें ट्रेन और बस के माध्यम से उनके राज्य तक पहुंचाया जाएगा। एक अपडेट मैं आपको दे दूं जो कि बताना जरूरी है कि रेलवे ने भी अब इसकी शुरुआत कर दी है। हमें ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने रेलवे को मंजूरी दे दी है कि वो अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाए। इस लिहाज से आज सुबह ही आंध्र प्रदेश के लिंगमपिली इलाके से झारखंड के हटिया के लिए 1200 लेबरर्स को लेकर ट्रेन रवाना हो गई है। ये पहली ट्रेन है, लेकिन आने वाले वक्त में हम और भी राज्यों से ट्रेनों को जाते हुए देखेंगे प्रवासी मजदूरों को लेकर। जी कविता। अहमदाबाद गुजरात की ओर रुख करते हैं जहां पर मनीष देसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार यहां पे 313 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन जो मेन एक्टिविटी सेंटर्स हैं जैसे कि अहमदाबाद की बात करें, सूरत, वडोदरा, राजकोट की बात करें, ये जो राज्य हैं ये अभी भी जो शहर है ये अभी भी रेड जोन में ही है। बताएं ताजा अपडेट यहां पर क्या है? रेड जोन में कोई कमी आई है? बिल्कुल, देखिए कोई कमी तो देखने को नहीं मिल रही है। चाहे अहमदाबाद की बात करें, सूरत की बात करें, वडोदरा, राजकोट जो बड़े शहर है गुजरात के माने जाते हैं, और भावनगर और पाटन, ये 6 ऐसे जिले हैं जो अभी भी रेड जोन में है। कुल आंकड़े अगर देखा जाए तो 4395 केस गुजरात के हैं, उसमें से 90% केस केवल इन 6 जिलों के हैं। तो ये सरकार ने जो जोनिंग की है उसमें ये चीज को खास ध्यान में रखा गया है कि केसेस की संख्या कहां पर ज्यादा है, और इसको लेके ये 6 जिले जो है वो 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन के बाद खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा 13 ऐसे जिले हैं जो ग्रीन जोन में है, जहां पर केसेस ना के बराबर है या इक्का दुक्का पूरे जिले में अगर एक आध केस मिल जाए तो ठीक है, बाकी ग्रीन जोन है। ऐसे 13 जिलों में खोलने के लिए सरकार ने तैयारी की है। हालांकि फाइनल अभी तक कुछ नहीं हुआ है, राज्य सरकार इस पे भी गौर कर रही है। और जो ऑरेंज जोन है वहां पर 14 जिले पड़ रहे हैं, और इन पे किस तरह से काम करना है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है और कुछ ऐसे इलाके हैं आम जो कि गुजरात में वलसाड़ और जूनागढ़ जिले में बहुत ज्यादा होता है और आम का ये सीजन है। ऐसे में किसानों का नुकसान न हो ये भी ध्यान रखने के लिए सरकार सोच रही है, और लोगों को आम खाने को भी मिले ये भी सबसे अहम बात है, क्योंकि ये जो मारामारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसमें लोग काफी परेशान है। लेकिन अगर आने वाले समय को ध्यान में रखें तो काफी चिंताजनक समय है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 250 से 300 केस राज्य भर से नए निकल के आ रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग जो है बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण केसेस की संख्या ज्यादा शायद दिख रही हो, ऐसे सरकार का दावा है। लेकिन करीब 200 से ज्यादा लोगों की, 214 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल, काफी चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन हम सबको इंतजार करना होगा शाम को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो बुलेटिन आती है उसमें ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। गैर कोविड मरीजों को भर्ती ना किए जाने की खबरों के बाद दिल्ली सरकार जो है एक बार फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेतावनी यहां दी है सरकार ने। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर अस्पताल लोगों का इलाज नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आदेश में यहाँ पर क्या कहा गया है कि लॉकडाउन के बीच उन मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने से इनकार नहीं किया जाए जिन्हें डायलिसिस, खून चढ़ाने या कीमोथेरेपी जैसी अहम स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। दरअसल कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड-19 संक्रमण के डर के कारण अहम सुविधाएं देने से झिझक रहे हैं। कई अस्पताल जो हैं और साथ ही कई क्लिनिक जो हैं सेवाएं देने से पहले कोरोना की जांच कराने पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के बीच आपकी मदद ये ऐप करता है। सरकार ने 11 भाषाओं में इसे लॉन्च किया है। कोरोना से संबंधित सभी तरह की जानकारी और अपडेट्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे हर राज्य के कोरोना सेंटर्स के फोन नंबर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें आप सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने पर कोरोना रिस्क भी जान सकते हैं। अब आपके लिए एक अच्छी खबर। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट्स और क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध रुपए प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर आप सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और 20,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।